मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यानों में हमने यह देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस राष्ट्र थे, ये तीनों पराजित हुए और बुरी तरह से खत्म हो गए। जो राष्ट्र विजयी हुए, विशेष करके यूरोप के राष्ट्र, ये भी पूरी तरह से पस्त हो गए। अब इन यूरोपियन राष्ट्रों में, विशेष करके इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में इतनी क्षमता नहीं रही कि वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व कर सकें। फिर इसका परिणाम यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया समीकरण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में, अंतिम वर्षों में यह स्पष्ट हो गया कि साम्यवाद लगातार अपना पैर पसारते जा रहा है। तो साम्यवाद के बढ़ते चरण को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी 150 वर्ष पुरानी पृथकतावादी नीति का परित्याग किया और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित होते हुए उसने इंग्लैंड और फ्रांस का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से विश्व का दो ध्रुवीकरण हुआ। एक अमेरिकन गुट या एक पूंजीवादी गुट जिसका नेता अमेरिका था, और दूसरा सोवियत साम्यवादी गुट जिसका नेता सोवियत संघ था। ये दो नई महाशक्तियां अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सामने आ गई। दोनों गुट कोशिश में लगे रहे कि हम अपना प्रचार करें और धीरे धीरे करके अपने क्षेत्रफल को बढ़ाते जाएं। और इस उद्देश्य से उन्होंने विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए, तिकड़में की और अपनी अपनी व्यवस्था स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। अमेरिकन नीति यह थी कि जहां तक हो सके साम्यवाद के बढ़ते प्रसार को रोका जाए। यदि आवश्यकता पड़े तो युद्ध का भी सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि विचारधारा की दृष्टि से भी पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। तो एक आगे बढ़ना चाह रहा है, दूसरा उसका सशक्त प्रतिरोध कर रहा है। धीरे धीरे करके दुनिया के विभिन्न राष्ट्र इन गुटों में सम्मिलित होते गए। अमेरिका ने विभिन्न राष्ट्रों को विपुल आर्थिक सहायता प्रदान करके अपने गुट में सम्मिलित करने का प्रयास किया और सोवियत संघ ने भी इसी प्रकार के हथकंडे अपनाए। इस बीच 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। पूरी दुनिया दो भागों में बंट चुकी थी। जैसा कि माओ त्से तुंग ने कहा था, दुनिया में दो सड़कें हैं। एक सड़क मॉस्को की ओर जाती है, दूसरी सड़क न्यू वाशिंगटन की ओर जाती है, और तीसरी कोई सड़क नहीं है। पूरी दुनिया के विभिन्न राष्ट्र इन गुटों में सम्मिलित हो चुके थे। भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद उसे अपनी विदेश नीति निर्धारित करनी थी। भारत में विदेश नीति की पूर्व परिस्थितियां जैसी थीं, उन संदर्भों में भारत ने यह तय किया कि भारत एक ऐसी विदेश नीति को अपनाएगा जो गुटबाजी से दूर रहने की नीति के पक्ष में है। तो भारत ने इस गुटबाजी से अपने आप को दूर करने की नीति अपनाई। पंडित नेहरू ने कहा कि हम किसी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि भारत अच्छी तरह से जानता था कि दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं और दोनों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि हम किसी एक गुट में सम्मिलित हो जाते हैं तो चाहें न चाहें हमें उस गुट के प्रत्येक कार्य का समर्थन करना पड़ेगा और विदेश नीति के क्षेत्र में हम पूरी तरह से परतंत्र हो जाएंगे। तो पंडित नेहरू का यह विचार था कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमको जब आजादी मिली है, हम जब स्वतंत्र हुए हैं, तो विदेश नीति के क्षेत्र में फिर से परतंत्रता को क्यों मोल ले। और इस प्रकार से
उन्होंने एक नई विदेश नीति का प्रतिपादन किया जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। वैसे यह शब्द गुट निरपेक्षता नकारात्मकता का बोध करता है, क्योंकि गुटों से दूर रहना, गुटों के संदर्भ में उदासीन रहना, तो यह नकारात्मकता का बोध करता है। लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष है। यदि आप अपने ढंग से, अपने भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचेंगे तो इसका एक सकारात्मक पक्ष है कि हम विदेश नीति में अपनी राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए नीति का निर्धारण करेंगे और उसका संचालन करेंगे। मूल चीज यह है कि विदेश नीति के क्षेत्र में हम किसी के सामने किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे और हमेशा सही पक्ष का समर्थन करेंगे। ये इसका सकारात्मक अर्थ है। इसके नकारात्मक अर्थ अलग अलग प्रकार के हैं, आगे चल करके देखेंगे। पहले यह देख लें इसको परिभाषित करने वाले विचारक क्या कहते हैं। जार्गन इसका कहता है कि किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए भी किसी का भी पक्ष न लेना, किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए भी कि कौन सही है कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है। कि आप लोग लड़िए मरिए कटिए जैसा करना करिए, हमको कोई मतलब नहीं है, तो यह तटस्थता है। लेकिन सही और गलत पर विचार करते हुए हमेशा सही का पक्ष लेना गुट निरपेक्षता है। तो सही और गलत को पहचानते हुए सही का पक्ष लेना। सही का पक्ष कौन लेगा? जो निष्पक्ष होगा, विदेश नीति के क्षेत्र में स्वतंत्र होगा। यदि किसी एक गुट का सदस्य ऐसे किसी घटना के संदर्भ में जब विचार करता है तो वह अपनी इच्छा से विदेश नीति का निर्धारण नहीं कर सकता, उसे अपने गुट की बातों को मानना पड़ेगा। तो गुट निरपेक्षता करता है विदेश नीति में स्वतंत्रता। स्वार्जनबर्गर कहता है गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्ति मूलक राजनीति से पृथक रहते हुए। शक्ति मूलक राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व तो शक्ति है। आपको एक जरूर बताऊं शक्ति के बारे में। जब शक्ति, सैन्य शक्ति, पाशविक शक्ति सामने आ जाती है तो उसके सामने नियम, कानून, आदर्श, व्यवस्था, प्रजातंत्र सब बेकार हो जाते हैं। एकमात्र शक्ति का बोलबाला होता है। उस शक्ति के सामने संविधान कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है, आदर्श, नैतिकता कुछ भी नहीं है। शक्ति का एकमात्र जोर। पाकिस्तान में जितने भी सैनिक क्रांतियां हुई, क्या यह सैनिक शासक या सैनिक क्रांति किसी प्रकार के कानून को मानता था? यदि इन पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो, संविधान के अनुसार कार्रवाई हो, तो एक भी सैनिक शासक अपना बचाव नहीं कर सकता। तो ये सैनिक शक्ति है। तो संघर्ष की राजनीति से पृथक रहते हुए, शक्ति की राजनीति से पृथक रहते हुए और सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सभी राज्यों के साथ हम संबंध बनाएंगे, चाहे ये गुट हो चाहे वो गुट हो, सबके साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व। तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। और सक्रिय अंतरराष्ट्रीय सहयोग है। सक्रिय अंतरराष्ट्रीय सहयोग, यह निष्क्रियता नहीं है, अपितु सक्रियता है। सबके साथ सहयोग का भाव रखेंगे, सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। और चाहे गुटबद्ध हो चाहे गुट निरपेक्ष हो, सबके साथ हम मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापना करना चाहते हैं। ये स्वार्जनबर्गर के अनुसार गुट निरपेक्षता का अर्थ है। पंडित नेहरू कहते हैं जहां कहीं भी स्वतंत्रता का हनन होगा या न्याय की हत्या होगी, हम वहां पर न तो चुप रहेंगे न चुप रह सकते हैं। मतलब सक्रियता। दुनिया में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं। इन घटनाओं के संदर्भ में हम अपना एक दृष्टिकोण स्थापित करेंगे कि कौन सा पक्ष सही है और हमेशा सही का पक्ष लेंगे, गलत का हम कभी भी पक्ष नहीं लेंगे। और मेनन कहते, कृष्ण मेनन, जो आगे चल करके जो भारत के रक्षा मंत्री थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, तो कृष्ण मेनन कहते हैं इट इज मेयरली इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर्स
यह विदेशी मामलों में स्वतंत्रता है कि जब कभी भी हम विदेश नीति का संचालन करेंगे तो अपने राष्ट्रहित के संदर्भ में करेंगे, किसी के कहने पर उसकी बात नहीं मानेंगे यदि वो गलत है तो इस प्रकार से कूटनीतिकता की नीति को परिभाषित किया जाता है। फिर इसके आधार, इस कूटनीतिकता की नीति के 3 मूल प्रतिपादक थे, नेहरू, नासिर, टीटो। भारत के पंडित नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, ये तीनों कूटनीतिकता की नीति के मूल प्रतिपादक थे। इनमें नेहरू सबसे 1 नंबर पर थे। युगोस्लाविया के बारे में आपको जानना चाहिए कि युगोस्लाविया सोवियत गुट का एक राष्ट्र था, सोवियत गुट का, लेकिन वहां से सोवियत गुट में रहते हुए भी वह उसके बातों को बहुत कम मानता था। तो ये 3 नेता प्रमुख थे। इन तीनों नेताओं ने मिलकर के गुटनिरपेक्षता के लिए शर्तें बनाई और यह निश्चित किया कि हम किसी राष्ट्र को तब गुटनिरपेक्ष मानेंगे जब वह पहली बार स्वतंत्र नीति को अपनाने वाला हो, विदेश नीति के क्षेत्र में स्वतंत्र नीति को मानने वाला हो। दूसरा, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद विरोधी हो। तीसरा, सैन्य गुट का सदस्य नहीं होना चाहिए। सैन्य गुट, नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट और नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये 4 ही प्रमुख सैन्य संगठन रहे हैं और सैन्य गुट पर ही यही है। तो वह सैन्य गुट का सदस्य होना चाहिए और उसका महाशक्तियों के साथ कोई सैनिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका के भी सैनिक गठबंधन हुआ था, अभी भी चल रहा है, तो सैनिक गठबंधन नहीं होना चाहिए और महाशक्ति का कोई सैन्य अड्डा उस राष्ट्र में नहीं होना चाहिए। जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सैनिक समझौता हुआ तो उस सैनिक समझौते में तय हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका के सैनिकों के लिए एक सैनिक अड्डा देगा और जो U2 कांड हुआ था 1960 में, वह अमेरिका का विमान पेशावर मतलब पाकिस्तान से उड़ा था और जो सोवियत संघ की जासूसी कर रहा था। तो ये 5 शर्तें जो राष्ट्र पूरा करेगा हम उसे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र मानेंगे। फिर स्वार्टनबर्गर कहता है कि गुटनिरपेक्षता के लिए कई प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ये गुटनिरपेक्षता नहीं है। कैसे, कौन कौन से शब्द हैं? जैसे अलगाववाद। अलगाववाद का मतलब है हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग नहीं लेंगे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से अलग रहेंगे। इस नीति का पालन करने वाला राष्ट्र अमेरिका था, जो 1789 से लेकर के मोटे तौर पर कह सकते 1940-45 तक इसी नीति का पालन करता रहा। उसने दुनिया भर के सभी देशों से व्यापारिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए, राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। उसे यूरोप के झगड़ों से कोई लेना देना नहीं था। ये अलगाववाद या पृथकतावादी नीति इसी को कहते हैं। दूसरा मतलब अलगाववाद गुटनिरपेक्षता नहीं है। फिर वचनबद्धता। यदि एक राष्ट्र कमिटमेंट, यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे के प्रति वचनबद्ध हो जाता है कि आप ऐसा कि हम आपका हमेशा साथ देंगे, ऐसा वचनबद्धता को भी गुटनिरपेक्षता नहीं कहा जा सकता। तीसरा तटस्थता, जो हमेशा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तटस्थ होकर कार्य करता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मामले में वह हमेशा तटस्थ बना रहता है। जैसे स्विट्जरलैंड बिल्कुल तटस्थ, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। देखिए स्विट्जरलैंड 4 बड़े युद्धरत राष्ट्रों के बीच में बसा हुआ है, लेकिन उसकी तटस्थता इतनी तगड़ी है कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे साम्राज्यवादी राष्ट्र भी स्विट्जरलैंड की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसे कहते हैं वास्तविक तटस्थता। और चौथा तटस्थीकरण। तटस्थीकरण का मतलब होता है दो
पक्षों के बीच युद्ध में हर राष्ट्र अपनी स्थिति को स्पष्ट करता है। मान लीजिए दो राष्ट्र आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो दुनिया के विभिन्न राष्ट्र उस युद्ध के बारे में अपना पक्ष स्पष्ट करते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं अथवा इसके पक्ष में हैं, और जो यह घोषित करते हैं कि नहीं, हम इस युद्ध में तटस्थ रहेंगे, ऐसे राष्ट्रों को तटस्थीकृत राष्ट्र कहा जाता है। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रूस के पक्षधर रूस का साथ देंगे, यूक्रेन के पक्षधर यूक्रेन का साथ देंगे, लेकिन दुनिया के सभी राष्ट्र एक का समर्थन, एक का विरोध नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी राष्ट्र होंगे जो अपनी तटस्थता की घोषणा करेंगे कि भाई इस युद्ध में हम दोनों का साथ देंगे, युद्ध में सहायता नहीं, बाकी अन्य व्यापारिक कार्यों में हम दोनों के साथ अपना व्यापारिक आर्थिक संबंध बनाए रखेंगे। इसे कहते हैं तटस्थीकरण। फिर एक पक्षवाद, किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करना, एक पक्ष भेदभाव नहीं करना। और छठवां है असंबद्धता। यदि आप किसी संधि और समझौते के द्वारा किसी राष्ट्र के साथ बंध चुके हैं, वो भी किसी महाशक्ति के साथ बंध चुके हैं, तो इसे भी गुटनिरपेक्षता नहीं कहा जा सकता। यहां पर 1971 का उदाहरण देता हूं। वार्सा पैक्ट कहिए या नाटो सीटो सेंटो पैक्ट कहिए, और इन चारों संघ संगठनों की तुलना भारत सोवियत सुरक्षा और मैत्री संधि से करिए, बात स्पष्ट हो जाएगी। नाटो सीटो सेंटो और वार्सा पैक्ट में मुख्य प्रावधान एक है। उसका मुख्य प्रावधान यह है कि यदि इसके किसी भी सदस्य राष्ट्र पर कोई विदेशी कोई दूसरा आक्रमण होगा, मतलब साम्यवादी गुट के वार्सा पैक्ट पर यदि पूंजीवादी आक्रमण होता है, अथवा पूंजीवादी गुट के नाटो सीटो सेंटो पर कोई साम्यवादी आक्रमण होता है, तो सभी राष्ट्र, गुट के राष्ट्र अपने ऊपर हुआ आक्रमण मानेंगे और उसका मिलजुल करके सामना करेंगे। मतलब वह राष्ट्र चाहे या न चाहे, गुट के सभी सदस्य उस राष्ट्र से आक्रमण की रक्षा करेंगे। ये नाटो सीटो सेंटो और वार्सा पैक्ट में ये प्रावधान था। लेकिन 1971 के भारत सोवियत सुरक्षा मैत्री संधि में क्या प्रावधान था? उसमें प्रावधान था कि यदि इन दोनों राष्ट्र, मतलब दो देशों के बीच युद्ध संधि हुई थी, भारत और सोवियत संघ, तो यदि इन दोनों में से किसी भी एक राष्ट्र पर कोई तीसरा देश आक्रमण करता है, तो दोनों देश मिलजुल करके उस पर विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। यानी कि भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो सीधे सोवियत संघ अपनी सेना से भारत में पहुंच गए, ऐसा नहीं। मिलजुल करके विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। और इसलिए देखिए 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो सोवियत संघ ने अपना जहाजी बेड़ा, अमेरिकन जहाजी बेड़ा इंटरप्राइजेस के विरुद्ध भेजा था। भारत पर सीधे अपने सैनिकों ने गिर दिया था। ये तो सैन्य गठबंधन और सुरक्षा मैत्री संधि दोनों में अंतर है। तो ये 5 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये 5 शब्द गुट निरपेक्षता नहीं है। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है वैदेशिक मामलों में स्वतंत्रता और शीत युद्ध से दूर रहना, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करना, ये तमाम चीजें हैं। और आगे देखें, इसका और भी अर्थ निकाला जाता है। वही चीजें हैं, रिपीटेशन हो सकते हैं। जैसे सैन्य गठबंधन से दूर रहना, नाटो सीटो सेंटो वार्सा पैक्ट से दूर रहना। दूसरी चीज, सैन्य गुटबंदी से दूर रहना। सैनिक आधार पर गुटबंदियां द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व बहुत ज्यादा हुई थी। इस प्रकार के सैनिक गठबंधनों से दूर रहना। तीसरा, शीत युद्ध से दूर रहना, क्योंकि शीत युद्ध तनाव बढ़ाता है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बाधित करता है, इसलिए शीत युद्ध से दूर रहना।
और चौथा है राष्ट्रहित की दृष्टि से विदेश नीति का निर्धारण और संचालन करना। हर राष्ट्र का अपना एक हित होता है, उसी राष्ट्रहित की पूर्ति के लिए राष्ट्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है, विदेश नीति का निर्धारण करता है। तो हर राष्ट्र को यह पूरा अधिकार है कि वह अपने राष्ट्रीय हित के मद्देनजर विदेश नीति का निर्धारण करे और उसका संचालन करे। जैसे आप कह सकते हैं कि अरब इजराइल युद्ध में भारत ने हमेशा अरबों का साथ दिया, इजराइल का नहीं। इसके अनेक कारण हैं जिसकी चर्चा आगे चल करके की जा सकती है। तो अरबों का समर्थन करना भारत के राष्ट्रहित के पक्ष में था। अब D5 की धारणा, डी इंग्लिश का एक अक्षर है डी, उसमें 5 प्रकार के डी हैं। कौन कौन से डी हैं देखिए। एक है डेवलपमेंट, विकास, राष्ट्र का विकास, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास के लिए हर राष्ट्र अपना काम करेगा। दूसरा है तनाव शिथिल, देतांत, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है देतांत, इसको डेंटेंट भी कहते हैं, हिंदी में इसका शब्द है तनाव शिथिल। तनाव शिथिल के लिए प्रयास करना, मतलब कि दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव को कम करने का प्रयास करना। तीसरा है डिसआर्मामेंट, निःशस्त्रीकरण का समर्थन करना। चौथा निरुपनिवेशीकरण, मतलब उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करना। और चौथा है और पांचवा है प्रजातंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, प्रजातंत्रीकरण। ये 5 डी की धारणा गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करती है। वैसे ये प्रजातंत्रीकरण ज्यादा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं इनमें से 50 राष्ट्रों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी D5 के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। देखें गुटनिरपेक्षता का विशिष्ट अर्थ क्या है। सबसे पहले है शीत युद्ध के तनाव से दूर रहना। ये शीत युद्ध का तनाव, क्योंकि शीत युद्ध दोनों पक्षों को 1 मिनट भी चैन से रहने नहीं देता। और विशेष करके अमेरिका और सोवियत संघ लगभग 50 वर्षों तक, आप कह सकते हैं कि लगभग 40-45 वर्षों तक 1 मिनट भी चैन से रह नहीं पाए थे कि कैसे करके दूसरे को पछाड़ूं, उसकी जासूसी करूं, उसको नीचा दिखाऊं, उसका अपमान करूं। ये दूसरा, संघर्ष को प्रोत्साहित करने वाली द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधि से दूर रहना, ये भी क्लियर है। तीसरा, न्याय संगत मूल्यांकन, दुनिया में घटने वाली प्रत्येक घटना का न्याय संगत मूल्यांकन करना, अपने राष्ट्रहित के संदर्भ में मूल्यांकन करना और हमेशा सही पक्ष का समर्थन करना। चौथा, निर्णय और आचरण की स्वतंत्रता, जैसे कृष्ण मेनन कहते हैं, इट इज मियरली इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर्स। तो न्याय संगत, तो निर्णय और आचरण की स्वतंत्रता, अपने राष्ट्र के संदर्भ में हम निर्णय लेंगे और उसके अनुसार आचरण करेंगे। किसी के कहने पर किसी का समर्थन न तो करेंगे न किसी का विरोध करेंगे। फिर पांचवा है अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन। ये निष्क्रियता नहीं है, ये सक्रियता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य होने के नाते, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का सदस्य होने के नाते हर राष्ट्र को अपना एक अंतरराष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करने की इच्छा होनी चाहिए। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करना, चुपचाप बैठ जाना नहीं, स्विट्जरलैंड की भांति नहीं। फिर राष्ट्रहित की अभिवृद्धि करना, यह भी क्लियर है। और निःशर्त सहायता की प्राप्ति, जब शीत युद्ध के रूप में दुनिया बंट गई तो हर राष्ट्र विभिन्न प्रकार की शर्तें लगा करके दूसरे देशों को सहायता देते रहे, दोनों महाशक्तियां। तो गुटनिरपेक्षता कहता है बंधन रहित सहायता की प्राप्ति। आप जो भी हमको सहायता देंगे उस पर कोई बंधन या शर्तें नहीं होनी चाहिए। निःशर्त आप सहायता करेंगे तब हम आपकी सहायता लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। और विश्व शांति का प्रयास करना,
विश्व शांति आज की दुनिया में या हमेशा से ही लक्ष्य रहा है और इस लक्ष्य को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। दुनिया में शांति को समाप्त करने के लिए जितने भी लड़ाइयां हुई, इन लड़ाइयों का कोई अर्थ नहीं निकला, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये है विश्व शांति का प्रयास और गुटनिरपेक्षता का विशिष्ट और सभी प्रकार के अर्थों की चर्चा इसी के साथ पूरी होती है। आपको धन्यवाद।